और गामा दोनों देगा, और ये आने में E1 भी। और E1 से E2 में जाने में इसको एनर्जी चाहिए, और जब E2 से E1 में लौटेगा तभी तो ये फोटोन एमिट करेगा ना। अच्छा, यस। मान लीजिए एक हमने मीन न्यूक्लियस लिया जो जिस एटॉमिक नंबर Z बराबर 50 का है और इसकी रेडियस R है, और मुझे इसमें एक प्रोटॉन को अंदर डालना है, यानी प्रोटॉन को इस न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट कराना है, एक प्रोटॉन को इसके अंदर इंसर्ट कराना है, तो कितनी एनर्जी चाहिए? जो एनर्जी चाहिए दैट इज इक्वल टू, जो एनर्जी चाहिए के जेड स्क्वायर अपॉन आर। जब आप वैल्यू पुट करते हैं आर की वैल्यू जेड रख के किसी भी न्यूक्लियस को लिया, तो आपने ये एनर्जी जो आती है वो करीब 13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आती है। कितनी आती है भाई, कितनी आती है? हेलो, कितनी आती है करीब? इफ वी हैव टू इंसर्ट अ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, अगर हमें एक प्रोटॉन को बाहर से न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट करना है, तो वी रिक्वायर्ड, अभी जिस समय वो आर डिस्टेंस पर है, टोटल चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, तो टोटल चार्ज जेड ई है और इस प्रोटॉन पे चार्ज ई है, तो इस समय दोनों की जो एनर्जी है वो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो जिस समय ये एनर्जी जो आती है, जब प्रोटॉन इसके अंदर इंसर्ट होता है, तो ये एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है एनर्जी, बोलिएगा? ये एनर्जी क्या होगी? हेलो, हेलो। रिलीज। अब ये एनर्जी जब रिलीज होगी, तो जिस समय प्रोटॉन इसके अंदर एंट्री कर रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज हो गई। अगर मुझे इसी प्रोटॉन को अगर बाहर निकालना है, तो मुझे इतनी ही एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। नहीं समझे आप? इफ वी हैव टू वी हैव टू एक्सट्रैक्ट दिस प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो जितनी एनर्जी इसमें एंट्री करते समय इसने रिलीज की थी, उतनी एनर्जी चाहिए ना, चाहिए कि नहीं? हेलो, सर ये चैप्टर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। क्या कंफ्यूजिंग? अगर मुझे किसी प्रोटॉन को किसी न्यूक्लियस के अंदर एंट्री देनी है, तो जिस समय प्रोटॉन जस्ट इसके सरफेस पर है न्यूक्लियस के, तो उस समय इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, और बाद में ये एनर्जी 13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो जब ये इसके अंदर एंट्री, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इसका मतलब जिस समय ये इसके अंदर एंट्री करेगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। अब मुझे इसी प्रोटॉन को दोबारा सरफेस पे लाना है, यानी न्यूक्लियस से बाहर खींचना है, तो मुझे इतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी ना। अरे देनी पड़ेगी कि नहीं? यस। समझ में आ रहा? हाँ सर। यस। ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये क्या होता है भाई? दैट इज वेरी डिफिकल्ट। क्लियर है? और इस एनर्जी से जब हम वेवलेंथ निकालेंगे, दैट वेवलेंथ इज कमिंग द रेंज ऑफ गामा रेज। किस रेंज में आती है भाई? किस रेंज में आती है? हेलो, गामा रे। हाँ, दो तीन लाइनें और लिखो। ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, लिखो न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट। स्पिन डिपेंडेंट, हालांकि केमिस्ट्री की चीजें आ रही हैं। न्यूक्लियर फोर्स आर स्पिन डिपेंडेंट। अगर मान लो ये दो न्यूक्लियन है, ये न्यूक्लियस है और ये, मान लीजिए दोनों सेंस ऑफ रोटेशन दोनों का सेम है, यानी दोनों ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहे हैं। इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है Fn, और एक दो न्यूक्लियन वो हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन कर रहे हैं, यानी मान लो एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और दूसरा क्लॉकवाइज घूम रहा है। इनके बीच ये दोनों न्यूक्लियर फोर्स की रेंज में है, तो इनके बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स काम कर रहा है। बट ये जो न्यूक्लियर फोर्स है एफ डैश एन, दैट इज वीकर देन दिस एफ एन। तो एफ डैश एन इज लेस देन एफ एन। लिखिएगा, न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट, न्यूक्लियर फोर्सेज आर स्पिन डिपेंडेंट, nucleons which have the parallel angle, देखो nucleons having parallel spin
having more strong nuclear force than that of opposite spin. एक लाइन और लिखो. When the distance between the nucleons is less than 0.5 Fermi, then it becomes repulsive. क्या होता भी है? सर बट अभी तो अपन ने लिखा था कि न्यूक्लियर फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव. ऑलवेज अट्रैक्शन फॉर अ वेरी शॉर्ट रेंज 10 की पावर -15 मीटर तक. लेकिन अगर 0.5 फर्मी यानी आधे फेम्टोमीटर से कम हुई तो अरे अगर अट्रैक्शन का ही फोर्स होता तो पूरे न्यूक्लियन जाके चिपक नहीं जाते प्रोटॉन में, लंप नहीं हो जाते. हाँ सर. बस फिर 0.5 फर्मी के बाद ये स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव हो जाता है. लिख लिया? अरे लिख लिया कि नहीं? हेलो. यस सर एक सेकेंड. ये तो आपको लिखा दिया था ना, नॉन सेंट्रल फोर्स है ये. हाँ सर, वो तो लिख लिया था. हाँ सर लिख लिया. और एक लाइन और लिख लो. चूंकि इसकी डेंसिटी क्या है, न्यूक्लियस की कांस्टेंट है, तो लिख दीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स विद इन द न्यूक्लियस इज सिमेट्रिक. ऐसा नहीं होता कुछ पार्ट एम्प्टी हो, पूरे न्यूक्लियॉन्स एक जगह भरे हो. जैसे किसी कमरे में गैस को छोड़ दो आप, तो पूरे कमरे में गैस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाते हैं ना, हो जाते कि नहीं हो जाते? अरे हो जाते कि नहीं? सर क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स विद इन न्यूक्लियस इज सिमेट्रिक. लिख लिया? यस सर. हाँ, तो थोड़ी इन चीजों को देखो. एक बात बताएं, इन चीजों को आपको याद रखना है और कुछ नहीं. बस आप याद जितना रखेंगे उतना ज्यादा होगा. अब लिखिएगा जो अब मैं बता रहा हूं आपको, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी. अब मान लीजिए आपके पास Z प्रोटॉन है, तो Z प्रोटॉन और A माइनस Z न्यूट्रॉन है. A माइनस Z ये प्रोटॉन है Z, और ये न्यूट्रॉन है. अब ये दोनों मिल गए, इनके मिलने से एक न्यूक्लियस बना जिसके अंदर Z प्रोटॉन हो गए और A माइनस Z न्यूट्रॉन हो गए. अब ये देखा जाता है कि अगर मान लीजिए मास ऑफ प्रोटॉन mp है और मास ऑफ न्यूट्रॉन mn है, तो टोटल मास बिफोर फॉर्मिंग द न्यूक्लियस इज ZmP प्लस A माइनस Z mn. क्यों भाई? A माइनस Z mn आया कि नहीं आया? टोटल मास है विदाउट फॉर्मिंग अ न्यूक्लियस. जल्दी बोलो भाई. हेलो, आ रहा है समझ में? यस सर. और ये देखा जाता है दिस मास इज ग्रेटर देन द मास ऑफ, मान लो ये एक्स एटम बना, दिस इज ग्रेटर देन द मास ऑफ एटम एक्स. जो एक्स एटम बना है, हमने इलेक्ट्रॉन्स के मास को इग्नोर कर दिया गया क्योंकि ये बहुत कम होता है. तो जो डिफरेंस आया मास में, डेल्टा एम, दैट इज इक्वल्स टू ZmP, यानी मास ऑफ पार्टिकल्स न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन A माइनस Z mn माइनस मास ऑफ द प्रोडक्ट. अब ये जो मास ऑफ प्रोडक्ट है,
that is less than सर the mass mx of क्या है? mx is the mass of product, जो नया न्यूक्लियस बना, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो न्यूक्लियस बना, इसका जो मास है that is less than the Yes, sir. mass of particles which are forming. तो ये जो रिएक्शन हुई है ये एक्सोथर्मिक, कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सी है भाई? जब एनर्जी रिलीज हो तो कौन सी एनर्जी है, कौन सी है ये? एक्सोथर्मिक, जानते हो ना? यस सर। जब एक्सोथर्मिक होती है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी ये वाला जो है ये इंडिविजुअल की स्टेबिलिटी से ज्यादा है, ये मोर स्टेबल है, तो ये एनर्जी रिलीज हुई, तो डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन्स क्वांटम फोटोन मॉडल, डेल्टा एम सी स्क्वायर ये आपकी एनर्जी रिलीज है। नहीं समझे? ये क्या है? देखो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ गाड़ी। हेलो, आ रही बात समझ में? Yes, sir. हेलो, नहीं निकल पाएगी। हेलो, डेल्टा एम सी स्क्वायर, जनरली डेल्टा एम को नापते हैं हम एएमयू में, एटॉमिक मास यूनिट, और 1 एएमयू क्या होता है आपने पढ़ा भी होगा। सर 1.6605। 1/12 पार्ट ऑफ 1 कार्बन एटम, यस सर। ये पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है कि नहीं? यस सर। तो आज मैंने हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया न्यूक्लियस के बारे में, ठीक सर है? 1.6605 into 10 की पावर -24। हाँ वो आ जाता है, कैलकुलेशन करने से आ जाएगा। हाँ सर। ठीक है भाई? तो डेल्टा एम इज मास ऑफ डिफेक्ट इन मास, ये मास डिफेक्ट दैट गेट्स कन्वर्ट इनटू एनर्जी, ये टोटल एनर्जी है जो जिसने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए है, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए को बाइंड करने के लिए ये एनर्जी है। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, और मेरा टारगेट है कि 10 तारीख तक ये हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स खत्म हो, साथ में और क्या नाम उसका, एक चीज और बची है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, वो भी खत्म हो जाएगी 10-11 तारीख तक, और हम स्टार्ट कर देंगे रोज एक चैप्टर प्रीवियस 11th का और एक चैप्टर 12th का, ठीक है? सिर्फ डाउट्स और प्रॉब्लम्स, ठीक है? हेलो, ठीक है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो इसको शिवानी समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. शिवानी आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ ठीक है, तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आ रही है, क्या बात है? माइक सही नहीं है क्या? माइक सही नहीं है क्या? थोड़ा अनस्टेबल है। चलो ठीक है, आज का समझ में आ गया, तो आज को कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में। यस सर। चलो, थैंक यू सर। ओके।